वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स बिगिन द क्लास। मैं पिछले लेक्चर का रिवीजन करा देता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। पिछले लेक्चर में हम सेल थ्योरी और मॉडिफाइड सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें स्क्लीडन एंड स्वान। स्क्लीडन क्या थे? स्क्लीडन एक बोटनिस्ट थे यानी कि वनस्पति विज्ञान के जानने वाले, और स्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे यानी कि जीव विज्ञान, जीव शास्त्र, जंतु शास्त्र को जानने वाले। इन दोनों ने एक सिद्धांत दिया था जिसको कोशिका सिद्धांत, इन दोनों के कथनों को मिलाकर, इन दोनों के स्टेटमेंट को मिलाकर कोशिका सिद्धांत बोला गया। उसके बाद विर्चो आते हैं और विर्चो ये कहते हैं जो मौजूद कोशिका है वो पहले से मौजूद कोशिका से निर्मित हुई है, यानी कि जो सेल है वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के द्वारा ही बनी हुई है। तो इन तीनों स्टेटमेंट को मिलाकर क्या बोला गया? मॉडिफाइड सेल थ्योरी। उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन को देखा था कि जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल है यानी कि जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं वो सर्वप्रथम एक ही कोशिका से बने हुए आए हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी हमने देख लिया था कि कैसे स्पर्म और ओवम के मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट जो यूनिसेलुलर स्टेज होता है, देखिए जाइगोट जो है वो यूनिसेलुलर होता है लेकिन उसमें 46 क्रोमोसोम, अगर इंसान के बारे में बात किया जाए तो उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया था। इसके बाद हम अब देख रहे हैं कि कोशिकाएं डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज की होती हैं, और डिफरेंट शेप और साइज उनका क्यों होता है ये हम देख रहे हैं। तो कोशिकाओं के आकार और उनका हेडिंग डालिए शेप एंड साइज। कोशिकाओं का शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। कोशिकाओं का विविध आकार, विविध आकार। हालांकि ये इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं है, ठीक है। देखिए, क्योंकि हमारे शरीर में अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग संरचनाओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से कोशिका में अलग अलग कोशिका को अलग अलग काम करने के लिए उनमें भी वेरिएशन होता है। उनमें भी क्या होता है? उनके आकार में, उनके साइज में, आकार यानी कि साइज, और उनके बनावट में भी अलग अलग विविधता पाई जाती है। यानी कि अगर किसी कोशिका को एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरे जगह ले जाना है तो उसका आकार अलग होगा। उसके बाद अगर हम अपने बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो वे बच्चे जिन कोशिकाओं से निर्मित होंगे उन कोशिकाओं का आकार अलग होगा। अगर हमारे शरीर में भोजन को भंडार करना है यानी कि भोजन का स्टोर करना है, भोजन को स्टोर करना है, तो उन स्टोरेज कोशिकाओं का, वे कोशिकाएं जिस चीज में स्टोर हो, वे भोजन जिस कोशिका में स्टोर हो रहे हैं तो उस कोशिका का आकार अलग होगा। हमारे तंत्रिका कोशिका का आकार अलग होगा। हमारी हड्डियां जिन कोशिकाओं से बनी हुई है उन कोशिकाओं का आकार अलग होगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि शरीर में उनको अलग अलग विविध कामों को, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करना है, इसीलिए उनके पास अलग अलग आकार होना जरूरी है। अगर सारी कोशिकाएं एक ही आकार की बना दी जाएंगी तो उनसे अलग अलग काम कैसे संभव हो पाएगा? हमारे हाथ की उंगलियों की संरचना ऐसी है, अगर किसी और तरीके से बना दिया जाए, जैसे आप बतख में देख रहे होंगे तो बतख के जो पंजे होते हैं यहां से सटे हुए होते हैं, अगर हमारे पंजे भी वैसे सट जाएं तो हमको काम करने में आसानी होगी या बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि बतख को पानी में तैरना है, पानी को पीछे मारना है, तो उसकी उंगलियों की संरचना वैसी होनी जरूरी है। हमारे लिए वैसा जरूरी नहीं है। तो अलग अलग काम को करने के लिए कोशिकाओं का संरचना, अलग अलग संरचना होना आवश्यक है। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, क्योंकि कोशिकाओं को विभिन्न कोशिकाओं को शरीर में कहां पे? शरीर में विभिन्न कार्यों को संपादित यानी कि संपादित करना होता है। इसलिए कोशिकाओं के आकार और संरचना यहाँ पे सही वर्ड नहीं है। संरचना यहाँ पे शेप एंड साइज, शेप आकृति, आकार और आकृति में
विभेद यानी कि अंतर, विभेद यानी कि अंतर, विभेद पाया जाता है, पाया जाता है। देखिए, क्योंकि कोशिकाओं को शरीर में विभिन्न कार्यों को संपादित करना होता है, इसीलिए कोशिकाओं के आकार और आकृति में विभेद पाया जाता है। जैसे देखिए, ये एक नर्व सेल है, ये एक कैसी सेल है, ये एक नर्व सेल है। नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका। कैसी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। ये एक तंत्रिका कोशिका है, इसका न्यूक्लियस है। ये क्या, कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। क्योंकि तंत्रिका कोशिका को नर्व इंपल्स यानी कि संवेगों को एक जगह से, शरीर में एक जगह से दूसरे जगह में ले जाना होता है, इसीलिए इनका आकार ऐसे तार के जैसे लंबा होता है। कैसा लंबा होता है? तार के जैसे लंबा होता है। तो ये क्या है? ये है एक कौन सी कोशिका? ये एक नर्व सेल है। ये क्या है? एक नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। उसी प्रकार से ये है एक ओवम। ये क्या है? एक ओवम है। ये देखिए स्पर्म, क्या है? स्पर्म कितना छोटा है, स्पर्म, तंत्रिका कोशिका, स्पर्म। उसके बाद ये देखिए, ये है फैट सेल। ये क्या है? एक फैट सेल है। ये क्या है? एक फैट सेल है। फैट सेल यानी कि वसा की कोशिका। इसी में वसा संचित रहती है। इसी में वसा क्या रहती है? संचित रहती है। क्यों? शरीर में अलग अलग काम को करने के लिए कोशिकाओं के आकार में और आकृति में विभेद होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये जो फैट की कोशिका है, ये जो वसा की कोशिका है, अगर इसको ऐसा कर दिया जाए तो इसमें स्टोरेज नहीं हो पाएगा। देखिए, इतना पतला में स्टोरेज कैसे होगा? इतना पतला में स्टोरेज नहीं होगा। ये जो अंडाणु कोशिका है, इसको ऐसा कर दिया जाए तो हो सकता है इसमें कुछ दूसरा गड़बड़ी हो जाए। तो अलग अलग काम को करने के लिए कोशिकाओं के आकार का अलग अलग होना आवश्यक है। ठीक है, समझ गए? लिख लीजिए यहाँ पे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका, ये है शुक्राणु, ये है अंडाणु, यहां पे लिख लीजिए। ये है वसा कोशिका, वसा कोशिका। तंत्रिका को नर्व बोलते हैं, अंडाणु को ओवम, शुक्राणु को स्पर्म, वसा को फैट बोलते हैं, फैट। और इसको नोट डाउन कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई, क्यों कोशिकाओं के अलग अलग आकार क्यों होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर चुके होंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ? मिटा रहा हूँ कोशिकाओं का। चलिए मिटाते हैं इसको। अब मैं साथ में ही इसका एनसीईआरटी भी पढ़ देता हूँ। मेरे पास एनसीईआरटी है, मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका क्या मतलब है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोशिकाओं के अलग अलग कैसे प्रकार हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। देखिए, सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, इट डिपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। यानी कि यहाँ पे तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, ब्लड सेल, स्मूथ सेल्स। देखिए, ये स्मूथ सेल्स हैं, स्मूथ सेल्स हैं ये। इसको भी डायग्राम में ऐड कर लीजिएगा। इसका बोथ एंड यानी कि दोनों एंड है वो टेपरिंग एंड होता है। टेपरिंग यानी कि नुकीला होता है, टेपरिंग एंड। ये है ये है स्केलेटल सेल्स। ये क्या है? स्केलेटल सेल्स है, सॉरी स्केलेटल मसल्स हैं। उसके बाद ये है ब्लड सेल। ये न्यूक्लियस नहीं है, इसको बनाने का कॉन्केव दिखाने का एक तरीका है। ये है आरबीसी, आरबीसी। ये स्केलेटल सेल, स्केलेटल मसल। ये है स्मूथ मसल, मसल सेल, स्मूथ मसल सेल। उसके बाद और भी कोशिकाएं होती हैं। और कौन सी कोशिकाएं होंगी? स्मूथ सेल्स। स्मूथ यानी कि हम बता दे रहे हैं, स्केलेटल और आरबीसी में बता दे रहे हैं। ये है डब्ल्यूबीसी, ये है डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी है, फैगोसाइट करेगा। देखिए, स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स हमारे शरीर में वैसे मसल्स, वैसी मांसपेशियां जिनको हम विलिंगली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्मूथ मसल्स। उसको क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स। जैसे मैं बोलूं कि आप अपने जो स्टमक है, स्टमक एब्डोमेन नहीं, ऊपर वाला मसल नहीं, जो आपका स्टमक है, स्टमक के मसल्स को कंट्रोल कीजिए। यानी कि अपने स्टमक में मूवमेंट करके देखिए, क्या आप मूवमेंट कर सकते हैं? मैं बोलूं कि इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत, बड़ी आंत में मूवमेंट करके देखिए, क्या आप मूवमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये जिन मसल्स से बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स। उनको क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आप अपना एक हाथ ऊपर उठा लीजिए, तो आप अपने कंट्रोल के द्वारा, आप अपने विल पावर के द्वारा, यानी कि आप सोचेंगे और आपका हाथ उठ जाएगा, गिर जाएगा,
यानी कि आप इन मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे मसल जो कंट्रोल किए जा सकते हैं ह्यूमन विल के द्वारा, इंसान के माइंड के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स हड्डी से जुड़े हुए होते हैं। किनसे जुड़े होते हैं? हड्डी से जुड़े हुए होते हैं, और ये सिमिलर दिखते हैं। ये कार्डियक मसल से, यानी कि जो हृदय की मांसपेशी है, उनसे सिमिलर दिखते हैं, होते नहीं है, सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, तो स्मूथ मसल समझ गए, स्केलेटल मसल समझ गए। ये हमारी आरबीसी है। ये न्यूक्लियस मत मान लीजिएगा, क्योंकि आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं होता है। न्यूक्लियस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं भाग रहा हूं, मैं सिर्फ अभी सेल का स्ट्रक्चर, सेल की आकृति, सेल की संरचना दिखा रहा हूं, ताकि आप समझ जाएं कि सेल अलग अलग काम को क्यों करते, अलग अलग सेल और उनकी आकृति और उनका आकार अलग अलग क्यों होता है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भरना होता है, इसलिए इसका पूरा जगह खाली होता है, इसमें से न्यूक्लियस निकाल दिया जाता है। निकाल दिया जाने की डिसॉल्व कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। यह है हमारी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का आकार ऐसा है, डब्ल्यूबीसी। मान लीजिए यहां पे कोई बैक्टीरिया आ गया। यह क्या आ गया? बैक्टीरिया। उस दिन हम लोग ने बैक्टीरिया का शेप देख लिया था, बैक्टीरिया का शेप। ये जो बैक्टीरिया है, ये जैसे ही आएगा डब्ल्यूबीसी उसको क्या करेगी? उसको खा जाएगी, यानी कि उसको फैगोसाइटोसिस, उसको अपने भीतर खा जाएगी और इसको मार काट कर डिस्ट्रॉय कर देगी। इसीलिए डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है उसको अमीबॉइड शेप बोलते हैं। कैसा शेप बोलते हैं? अमीबॉइड शेप, यानी कि ये अमीबा के आकार की संरचना होती है डब्ल्यूबीसी। अमीबा भी ऐसा ही होता है। तो आप इन लाइन का मतलब समझ गए। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, यानी कि जो कोशिकाओं का शेप और साइज है वो उनसे रिलेटेड होता है जिन काम को वो कोशिकाएं कर रही हैं। इसका साइज और शेप इस बात पे निर्भर करता है कि ये कौन सा काम कर रहा है। अगर आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाने का काम कर रहा है तो इसका शेप और साइज उससे, उसके काम से रिलेटेड होगा। अगर स्केलेटल मसल हमारे शरीर को क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती प्रोवाइड कर रहा है, हमको सीधा खड़ा रहने में, चलने में, बोलने में मदद कर रहा है, तो इसका जो शेप एंड साइज है उस पर निर्भर करेगा। डब्ल्यूबीसी का जो काम है, यानी कि कीटाणुओं को मारकर खाना, तो इसका काम और इसका जो संरचना है वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। रिलेटेड यानी कि वे एक दूसरे से, अगर इसका काम है मारकर खाना, तो इसका आकार भी उसी प्रकार का होगा, इसका आकार भी उसी प्रकार का होगा। Some cells like amoeba have changing shapes in some changing shapes। हमने देख लिया था कि अमीबा अपने शरीर के जो स्यूडोपोडिया यानी कि कुटपाद है उनको तोड़ मोड़ कर अपने आकार को बदल लेती है। इसीलिए अमीबा का आकार अनिश्चित मानते हैं। अनिश्चित यानी कि उसका आकार कोई फिक्स नहीं होता है, वह अपने आकार को कैसे भी बदल सकती है। Some cells, in some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell। यानी कि कुछ केसेस में जो कोशिकाएं होती है तो वो एक ही आकार को, अपने आकार को निश्चित रखती हैं। जैसे जितने भी आरबीसी हैं वे अपने आकार को निश्चित रखेंगे, क्योंकि उनको एक ही काम को करना है, तो सारे के सारे आरबीसी अपने आकार को उसी प्रकार से रखेंगे जैसा एक आरबीसी का होगा। जैसा एक आरबीसी का होगा वैसे सभी आरबीसी का आकार निश्चित हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का तो सारे डब्ल्यूबीसी एक ही आकार के पाए जाएंगे, क्योंकि उनको एक ही काम करना है, तो उस प्रकार के जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें सभी का आकार एक ही जैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप। टिपिकल शेप यानी कि जितनी भी नर्व की कोशिकाएं हैं उनमें एक टिपिकल शेप होगा जो कि लंबा होगा, जो कि सिलिंड्रिकल और लंबा होगा, सिलिंड्रिकल और लंबा। और यहाँ पे एक जो तारा जैसा यानी कि स्टार लाइक उसका सेल बॉडी कैसा होगा? स्टार लाइक। और जो उसका एक्सॉन होगा वो एक सिलेंडर के लाइक होगा। सिलेंडर यानी कि क्या? बेलन के आकार का। किसके आकार का? बेलन के आकार का। ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस that are characteristics of the living forms. How does a living cell perform these basic functions? We know that there is a division of labor in multicellular organism as a human being. This means that different parts of the human body perform different functions. यानी कि अलग अलग कामों को करने के लिए इंसान के शरीर में कर्म का विभाजन कर दिया गया है। जैसे हमारे हाथ अलग काम करेंगे तो हाथ की कोशिकाएं अलग होंगी, पैर अलग काम करेगा, सिर अलग काम करेगा, सिर की कोशिकाएं अलग होंगी। अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग विभाजन कर दिया गया है, और इसी विभाजन के आधार पर उल्टा मैं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी यही बात सही है। क्योंकि कोशिकाओं का आकार अलग अलग है, इसलिए वे अलग अलग काम को करेंगी, और इसी को कहते हैं श्रम विभाजन। यानी कि उनमें श्रम को विभाजित कर दिया गया है। उनमें श्रम को क्या किया गया है? हमारे शरीर में सभी अंगों का अपना अपना श्रम है, यानी कि वे अलग अलग काम को करते हैं। जैसे लीवर अलग काम करेगा, स्टमक अलग काम करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस, माउथ, टीथ अलग अलग काम को कर रहे हैं, इसलिए इनका शेप एंड साइज अलग अलग है। This means that different parts of the human body performs different functions. Exactly सही है। The human body has a heart to pump blood। यानी कि हमारे शरीर में एक हृदय है जिसका काम क्या है? खून को पंप करना।
खून को पंप, स्टमक टू डाइजेस्ट यानी कि डाइजेस्ट फूड, हमारे शरीर में स्टमक का क्या काम है, भोजन को पचाने में मदद करना, एंड सो ऑन। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। देखिए हम तो एक मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव हैं और इस बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं, लेकिन जब कोशिका एक ही हो, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, तो उसके अंदर भी एक ही कोशिका के अंदर ही ये सारे कामों को करने के लिए अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं, अलग अलग संरचनाएं पाई जाती है और उन्हीं संरचनाओं को सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल। मैं फिर अपने बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाएं। हम एक मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय हैं और बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग सेल्स पाई जाती हैं। लेकिन मान लीजिए उन जीवों के बारे में सोचिए जिनके पास एक ही सेल है, जैसे अमीबा। ये अमीबा नहीं है, ये WBC है। जैसे मान लीजिए अमीबा, तो अमीबा अपने काम को कैसे करेगा? उसके पास तो एक ही सेल है, तो वो अपने कामों को अलग अलग सेल से कैसे करेगा? उसके पास तो सेल एक ही है। उसके भीतर, उसके सेल के भीतर कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो डाइजेस्ट करने का काम करेंगी, जो मूव करने का काम करेंगी, जो क्या करेंगी, अलग अलग काम को करने के लिए सेल के भीतर ही सारी संरचनाएं पाई जाती है। सेल के भीतर ही सारी संरचनाएं पाई जाती हैं और उन संरचनाओं को हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेली क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेली यानी कि कोशिका अंगक। कोशिका अंगक, कोशिका अंगक, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले अंग को कोशिका अंगक कहते हैं। Each kind of cell organelle in fact each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. Each kind of cell organelles perform a specific function such as making new materials in the cell, cleaning up the waste material from the। वही बात बोला गया है कि सेल ऑर्गेनेली भी यानी कि कोशिका के अंग भी काम को करते हैं, भोजन को पचाना और जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर हटाना। जैसे हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल बनता है, यूरिन बनता है, फीकल मैटर बनता है, तो कोशिकाएं उसको क्या करती है? रिमूव करती है। उसी प्रकार से सेल के अंदर भी क्या होता है? कुछ ऐसे अंगक होते हैं जो कोशिका से जितने भी वेस्ट मटेरियल यानी कि जिनका कोई काम अब शरीर में नहीं है, जो शरीर के लिए अपशिष्ट हैं, अपशिष्ट यानी कि उनका अब शरीर में कोई काम नहीं है, वे शरीर के लिए हानिकारक हैं, कोशिका के लिए हानिकारक हैं, तो कोशिका में कुछ ऐसे अंगक होते हैं जो उनको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। These organelles together constitute the basic unit called the cell. It is interesting that all cells are found to have a same organelles no matter what their function is or what organism they are found in. इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वे सभी कोशिकाओं में पाए जाएंगे। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वे सभी कोशिकाओं में पाए जाएंगे। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस कोशिका का आकार क्या है और उस कोशिका को किस जंतु या किस पेड़ पौधे से लिया गया है। सभी के भीतर सेम ही सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। सभी के भीतर सेल्स ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे यानी कि कोशिका के अंग पाए जाएंगे। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस कोशिका को कहां से लिया गया है, किस जंतु की कोशिका से या किस पेड़ पौधे की कोशिका से या किस इंसान की कोशिका से लिया गया। इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनमें सेल ऑर्गेनेल्स सेम ही पाए जाएंगे। जैसे अगर हमारे सेल्स में, मेरे सेल्स में न्यूक्लियस है तो आपके सेल्स में भी न्यूक्लियस होगा। अगर मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है तो आपके पास भी सेल मेम्ब्रेन होगा। अगर मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो आपके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा और माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम मेरे भीतर है वही काम आपके भीतर भी होगा। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स मेरे भीतर जो काम करेंगे वही काम ये आपके भीतर भी करेंगे। तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सेल ऑर्गेनेल्स, सेल्स को कहां से लिया गया है या सेल कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर वो सेल है तो उसमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे और जो सेल ऑर्गेनेल मेरे भीतर काम कर रहा है वही आपके भीतर भी काम करेगा। तो इन सभी चीजों को लिख लीजिए ताकि आपको क्या होगा, इस डायग्राम को उस नोट्स के नीचे बना लीजिए। इस डायग्राम को उस नोट्स के नीचे बना लीजिए ताकि आपको यह मालूम रहे कि अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग काम के लिए उनके पास अलग अलग आकार होते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं मिटा दूं, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं जो जो मुझे ठीक लग रहा है। सभी कोशिकाओं के भीतर अलग अलग कार्यों को करने के लिए कुछ अंगक पाए जाते हैं। उन्हें
कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग, कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, लिखिए इसको। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस कोशिका में देख रहे हैं, सभी कोशिकाओं में समान कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं और निश्चित कोशिकांग कुछ गलती नहीं ना, कोशिकांग निश्चित काम को करता है। कोशिकांग निश्चित काम को करता है। लिख लीजिए, ये 2 पॉइंट मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। सभी कोशिकाओं के भीतर अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंगक पाए जाते हैं। उन अंगक को कोशिका अंगक या कोशिकांग कहते हैं और उनको इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेलिज, एस लगा देंगे, यानी कि प्लूरल के लिए सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है, उसके बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस जंतु या किस पेड़ पौधे की कोशिका लाते हैं, उन सभी के भीतर सेम ही कोशिकांग पाए जाएंगे। और एक कोशिकांग, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया मेरे भीतर एटीपी फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, तो आपके भीतर भी एटीपी ही बनाएगा, दूसरा कुछ नहीं बना देगा। मेरे भीतर एटीपी बना रहा है, आपके भीतर जीटीपी बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। एटीपी क्या होता है बाद में देख लेंगे, एटीपी क्या होता है। ठीक है, समान कोशिकांग पाए जाते हैं और निश्चित कोशिकांग, अगर कोई एक कोशिकांग है और उसके कामों को हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में या किसी के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, तो अगर हम गोल्जी बॉडी, मेरे गोल्जी बॉडी और आपके भीतर जो गोल्जी बॉडी उसको देखें तो दोनों का काम समान ही होगा। मेरे भीतर लीवर का जो काम है वही लीवर का काम आपके भीतर भी होगा। हालांकि लीवर कोशिकांग नहीं है, मैं फिर भी उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं। लीवर खुद में ऑर्गन है, लीवर क्या है, एक ऑर्गन है, तो ऑर्गन को ही देख लीजिए। मान लीजिए हम एक कोशिका है, हाँ इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं एक कोशिका हूं और आप भी एक कोशिका हैं, हम बहुकोशिकीय छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हूं, एक कोशिकीय जंतु हूं और आप भी एक कोशिकीय जंतु हैं, तो जो काम लीवर का मेरे भीतर है वही काम लीवर का आपके भीतर होगा। जो काम मेरे भीतर स्टमक का है वही काम आपके भीतर भी स्टमक का होगा। ब्रेन का जो काम मेरे भीतर है वही होगा। पैर, हाथ, सभी काम हम दोनों में समानता रखेंगे। जो अंग है वो अपने कामों में समानता रखेंगे। समझ में आ गया? उसी प्रकार से कोशिकाओं के भीतर भी जो अंग पाए जाते हैं वे दूसरे कोशिकाओं के भीतर जो अंग पाए जाते हैं उनके कामों से समानता रखते हैं। और यही बात मैंने इसको साधारण भाषा में, अपनी भाषा में लिख दिया है। आप चाहे तो इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। मैं कभी भी, हमारे जो टीचर थे हमको कभी भी नोट्स नहीं पढ़ाते थे, लेकिन नोट्स बोलते थे कि नोट्स तुम खुद से बनाओ, क्वेश्चन आंसर को खुद से लिखने की कोशिश करो। हालांकि मैं यहाँ पे नोट्स बनवा रहा हूं, बनवाना भी चाहिए, तो आप चाहे तो इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। मैं हट जा रहा हूं ताकि आप इसको नोट कर पाए। चलिए इसको मिटा दें इसको। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग कोशिकांग के बारे में, लेकिन हम यहां पे देख लेते हैं कि कोशिका में 3 चीज अवश्य ही पाया जाएगा। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि हम किसको कोशिका बोल रहे हैं। कोशिका के बारे में बहुत सारा चीज समझ लिए उस समय से। कोशिका तीन लेक्चर मैंने आपको दे दिया और इन सभी में मैं कोशिका चिल्ला रहा हूं, ये कोशिका वो कोशिका। देखिए कोशिका कुछ भी नहीं है। कोशिका एक लिपिड लेयर से, ये है लिपिड का लेयर। ये कैसा लेयर है? लिपिड का लेयर। लिपिड के लेयर से घिरा हुआ एक ऐसी संरचना है जो आउटर वाटर, बाहरी पानी, यहां पे लिखिए बाहरी पानी या पानी के जगह हम वातावरण भी लिख देंगे तो ज्यादा। बाहरी पानी और भीतरी पानी। कोशिका एक ऐसी संरचना है जो एक लिपिड बाइलेयर
से घिरी हुई होती है, जो एक लिपिड के बाइलेयर से। लिपिड क्या होती है, आप यहाँ पे लिपिड को फैट से मान सकते हैं। हम लिपिड का स्ट्रक्चर चाहें तो अभी भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना जरूरी नहीं है। लिपिड को आप फैट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? फैट। फैट और प्रोटीन। लिपिड फॉस्फोलिपिड, और प्रोटीन भी मान सकते हैं, प्रोटीन, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज, इन तीनों की संरचना को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका, यहां पे ही समझ लीजिए, ठीक से समझ लीजिए, कोशिका झिल्ली। देखिए, कोशिका जो होती है, कोशिका झिल्ली से घिरी हुई होती है। कोशिका झिल्ली किन किन चीजों से बनी हुई होती है? तो फैट से, प्रोटीन से और ग्लूकोज से। ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट, इन तीनों को मिलाकर एक खास झिल्ली बनती है, जिसको बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। जिसको क्या बोलते हैं? लिपिड बाइलेयर। और इसको साधारण भाषा में हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो एक ऐसी संरचना है जो बाहरी वातावरण के पानी को भीतरी वातावरण के पानी से अलग करता है, और इसी को हम कोशिका साधारण तौर पे बोल सकते हैं। हालांकि इसमें न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, लेकिन हम उसके बारे में देख रहे हैं। कोशिका के भी ऊपर से देख लीजिए, ऊपर से कोशिका किसको कहेंगे? कोशिका एक ऐसी संरचना है जो चारों तरफ से, उसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? उसकी बाहरी झिल्ली, उसकी आउटर मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होती है, जो किनसे बनी होती है? ग्लूकोज, प्रोटीन और लिपिड। ग्लूकोज, प्रोटीन और लिपिड, ग्लूकोज, प्रोटीन और लिपिड, ग्लूकोज, प्रोटीन और लिपिड। और ये काम क्या करती है? कोशिका झिल्ली का काम है कि बाहरी पानी को भीतरी पानी से अलग रखना। मान लीजिए इसमें कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इसकी सांद्रता कुछ और है, इसकी सांद्रता कुछ और है, और इन दोनों के सांद्रता को अलग रखने का काम कौन कर रहा है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का बहुत सारा काम है, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कोशिका झिल्ली का काम यह भी है कि कोशिका को एक निश्चित आकार देना। मान लीजिए लीवर की कोशिका है, तो लीवर की कोशिका के पास एक निश्चित आकार कहां से है? क्यों है? क्योंकि कोशिका झिल्ली के कारण। किसके कारण? कोशिका झिल्ली के कारण। हमारे स्टमक की कोशिका के पास एक निश्चित आकार है। क्यों? क्योंकि उसकी आउटर मेम्ब्रेन के कारण। किसके कारण? सेल मेम्ब्रेन के कारण। यानी कि कोशिकाओं को एक ग्रुप की कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करना, वो किसका काम है? कोशिका झिल्ली का। कोशिका को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। कोशिका को क्या प्रोवाइड करना? एक स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती, कुछ मजबूती। अगर ये मेम्ब्रेन है, अगर ये घिराव है, तो ये कुछ ना कुछ मजबूती तो प्रदान करेगा। तो कोशिका झिल्ली का काम है मजबूती प्रदान करना। कोशिका के बाहर और भीतर पदार्थ का आदान प्रदान करना, यानी कि कोशिका के भीतर और बाहर पदार्थों का आदान प्रदान करने में कौन सहायता करता है? कोशिका झिल्ली सहायता करती है। कोशिका झिल्ली सहायता करती है। हालांकि ये रोकती भी है और सहायता भी करती है कि हमारे भीतर कौन सा पदार्थ आना चाहिए और कौन सा पदार्थ नहीं आना चाहिए। इसीलिए कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य, यानी कि हम जो चाहेंगे वही मेरे भीतर आएगा। ये रोकने का काम कर रहा था। अभी आप तो सोच रहे होंगे कि बाहरी पानी को भीतरी पानी से अलग कर रहा है, यानी कि रोकने का काम कर रहा है। और रोकने का काम कर रहा है तो पदार्थों के आदान प्रदान में कैसे मदद कर सकता है? पदार्थों के आदान प्रदान में मदद कैसे कर रहा है? ये तो रोकने का काम कर रहा है बाहरी पानी को भीतरी पानी से। तो ये सभी पदार्थों को नहीं आने देगा। क्यों? अगर सभी पदार्थों को आने देगा तो इसके होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सभी पदार्थों को नहीं आने देगा। कुछ खास पदार्थों को आने देगा और कुछ खास पदार्थों को जाने देगा। सभी पदार्थों को जाने नहीं देगा। मान लीजिए न्यूक्लियस खड़ा होकर बोले कि हमको कोशिका से बाहर जाना है, हमको थोड़ा कोशिका से बाहर भेज दीजिए तो हमारा मन शांत हो जाए, हमको थोड़ा कोशिका से बाहर घूम के आना है, और न्यूक्लियस यहाँ पे तड़प रहा है कोशिका से बाहर जाने के लिए, तो क्या ये कोशिका झिल्ली जाने देगी? उसको नहीं जाने देगी, क्योंकि न्यूक्लियस का बीच में होना जरूरी है। न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो सेल का कोई मतलब नहीं बनता है, सेल होगा ही नहीं, सेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सभी काम कोलैप्स हो जाएंगे, कोशिका टूट फूट के ब्रस्ट हो जाएगी, एकदम गया। तो कोशिका में किस पदार्थ को आने देना है, नहीं आने देना है, ये काम किसका है? कोशिका झिल्ली का। इसीलिए इसको चयनात्मक पारगम्य, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं, सेमी परमिएबल भी नहीं, क्या बोलेंगे? चयनात्मक पारगम्य। जो हम चाहेंगे वही मेरे भीतर आएगा, नहीं चाहेंगे तो वो मेरे भीतर नहीं आएगा। तो ऊपर से इसको कोशिका कहेंगे। अच्छा, कोशिका में क्या क्या रह सकता है? कोशिका में 3 चीजों का होना एकदम ही आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है कोशिका झिल्ली, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। आज कुछ देख भी चुके हैं कि कोशिका झिल्ली किससे कहते हैं, क्या होता है कोशिका झिल्ली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इंग्लिश भी साथ में लिखिए। उसके बाद कोशिका द्रव, और उसके बाद न्यूक्लियस, नहीं केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म। देखिए, कोशिका झिल्ली के भी इसके अंदर ये जो एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव भरा हुआ है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव।
इसी में हम इधर न्यूक्लियस बना देते हैं, इसमें डीएनए आरएनए सारे चीज इसी में होगा। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। यहाँ पे 1 2 3 लिख लीजिए, 1 2 3 केंद्रक। यह है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। उसके बाद यह है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि यह है सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका, एक हमने आपको एक आउटलाइन, एक खाका खींच दिया, एक मैप दे दिया कि कोशिका क्या होती है। आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन यानी कि एक विजुअल क्रिएट किया कि आप कोशिका क्या होती है, एक आधारभूत समझ पैदा की है कि इन चीजों को हम कोशिका बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें और आएंगी, अभी कोशिका पूरी नहीं हुई है। इसमें सिर्फ केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक के बाहर गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सारी चीजें आएंगी, राइबोसोम आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो इन सभी चीजों को हम आराम आराम से ग्रास्प करेंगे। समझ विकसित कीजिए, बाकी सारा काम अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एक बार अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। आप अगर कॉन्सेप्ट को छोड़ रहे हैं और दिन भर क्वेश्चन सॉल्व करिए, कुछ भी नहीं होगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सब कुछ अपने आप बन जाएगा, अपने आप। आपके लिए मैं एनसीईआरटी यहाँ पे लेकर बैठा हुआ हूँ, आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यू नॉट हैव नीड टू रीड एनीथिंग और सीक एनी मटेरियल आउटसाइड फ्रॉम एनी मार्केट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपना कुछ बेच रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं जितना दे रहा हूँ, अगर आप क्लास 9th में हैं तो ये आपके लिए सफिशियंट है। बायोलॉजी में ये जो मैंने कोशिका के बारे में पढ़ाया है, ये आपके लिए सफिशियंट है। अभी तो इसमें और 4 या 5 लेक्चर अभी और जाएंगे, अभी तो 3 ही लेक्चर हुआ है। तो आप आराम से बैठिए, समझिए और अपने भीतर इसको ग्रास्प कीजिए, धीरे धीरे इसको समझ विकसित कीजिए। समझ आ जाएगी, पीछे पीछे सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। हालांकि आप चाहे तो जरूर इस एनसीईआरटी को खरीद लीजिए। एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी किताब है, ये बहुत ही अच्छी किताब है एनसीईआरटी। सरकारी टेक्स्ट बुक है, सरकारी है एनसीईआरटी, देख लीजिए यहाँ पे 9th क्लास। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा और ऐसे ही पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।